हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे भारत पर क्या असर पड़ा वैश्वीकरण का, और इसका तीसरा भाग 2 चरण हमने पढ़ लिए थे। बड़ा टॉपिक होने के कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया। आज इसका अंतिम चरण देखते हैं। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सहकारी संघवाद या सहकारी वित्तीय संघवाद की अवस्था हमें देखने को मिली। अब ये सहकारी वित्तीय संघवाद होता क्या है। भारत में आप जानते हैं 2 स्टेप गवर्नमेंट पॉलिसी चलती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट सिस्टम को डेवलप करता है, या दोनों सरकारें एक साथ सहयोग के साथ चलती हैं। जितना केंद्र सरकार है वो पूरे भारत के राज्यों का साथ देखती है, पूरे भारत के राज्यों को समान विकास के साथ देखती है, समानता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। चाहे वो उड़ीसा हो, तमिलनाडु, राजस्थान, असम या जम्मू कश्मीर, प्रत्येक राज्य की जरूरतें अलग हैं, लेकिन वो फिर भी समानता बनाए रखने की बात करती है। तो भारत में सहकारी संघवाद वित्तीय आधार पर पाया जाता है। केंद्र और राज्य लगातार मिलकर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं। दोनों का सहयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सहकारी संघवाद भी हम पढ़ रहे थे। पहले हमने सहकारी संघवाद की व्यवस्था भी पढ़ी थी, ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 स्टेप की पॉलिसी चले। यहाँ पर वित्तीय की बात करें तो केंद्र और राज्य मिलकर वित्तीय संसाधनों का पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, और वैश्वीकरण का ये कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाला था वो नहीं हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट निकल कर आया। जैसे अभी राजस्थान को कोई संधि करनी है जापान से तो वो नहीं कर सकता, पहले भारत की परमिशन लेनी होगी। भारत भी अपने विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर कार्य करता है, सहयोग के साथ करता है, संघवाद की धारणा को ध्यान में रखता है, और भारत का पूरा प्रशासन आप जानते हैं संघवाद की मुख्य धारा पर आधारित है। हम लोग पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा सहयोग इस अवधारणा में रखते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी राज्य भेदभाव के आरोप ना लगाए। वो एक अलग बात है कि राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार जब अलग दल की सरकारें होती हैं तो आपस में अनबन होना लाजमी है। असमान राज्य को समान अधिकार। वैश्वीकरण पर भारत का प्रभाव ये भी रहा कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, जैसे अमेरिका की बात करें तो एक राज्य आगे वहां निकल सकता है, क्योंकि वहां पर 2 स्टेप गवर्नमेंट चलती है, राज्यों की अलग, केंद्र की अलग। तो वहां राज्य से राज्य में कंपटीशन होता है, और वो भी इंडिविजुअल कंपटीशन होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में विकास को यदि देखा जाए तो विकास तो संभव है, जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों आपस में कंपटीशन में है, लेकिन जब देश की एकता की बात आती है तो ये पूरे क्या हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। केंद्र भी राज्य को असमान वितरण नहीं करता, जबकि असमान राज्य को कैसा करता है, समान वितरण करता है। वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, और वो आर्थिक आधार पर योजनाएं समान रूप से बांटता है। जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उद्योग हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें एक समान पैरामीटर्स के आधार पर आगे बढ़ाता है, जिससे पूरे देश का चहुमुखी विकास संभव हो सके। इसमें आगे देखते हैं गहरा प्रभाव। ये गहरा प्रभाव वैश्वीकरण का हमारे देश पर पड़ा है। ये इसलिए पड़ा है क्योंकि आज हम जानते हैं कि वैश्वीकरण उतना ही पुराना है जितना हमारी सभ्यता पुरानी है, लेकिन वैश्वीकरण का गहरा प्रभाव हमारे इसलिए पड़ा है क्योंकि आज हम इसको चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। इसकी मुख्य धारा में हम शामिल हो चुके हैं, और वैश्वीकरण हमारे जीवन का क्या बन गया है, एक प्रकार से हिस्सा बन गया है। आज हम देखें तो पूरे देश में आपको न्यूजीलैंड के कीवी मिल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के फल मिल जाते हैं, आप KFC का यूज कर सकते हैं, अमेरिकन कंपनी है, या कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन पूरे दुनिया के मार्केट से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको यहाँ मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आप परचेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट एक प्रकार से हमारे यहाँ अवेलेबल है। आज आप सब्जी मार्केट में जाते हैं, मेडिसिन मार्केट में जाते हैं,
आप कपड़ों के मार्केट में जाते हैं, एवरी पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ है। तो कहीं ना कहीं इसका वैश्वीकरण का गहरा प्रभाव हमारे विचारों में भी पड़ा है। अर्धसंघवाद, अर्धसंघवाद की हम बात करें तो आप जानते हैं अर्धसंघवाद होता क्या है। अर्धसंघवाद का मतलब होता है केंद्र की आधी ही भूमिका, यानी कि पूरा संघवाद क्या है, सबको साथ मिलाकर मॉनिटर कौन होगा, केंद्र होगा। लेकिन अर्धसंघवाद कौन सी व्यवस्था होती है जिसमें मुखिया कितने हो, 2, और दोनों इंडिविजुअल भी निर्णय लें और सामूहिक भी निर्णय लें। तो आप जानते हैं राज्य भारत में आर्थिक आधार पर पूरा सहयोग अपने इंडिविजुअल भी रखते हैं। वो एक अलग बात है कि सामूहिक रूप से भी है। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण भारत को अर्धसंघवाद की तरफ भी लेके जा रहा है कि राज्य भी संपन्न होते जा रहे हैं और देश भी संपन्न होता जा रहा है। आप जानते हैं विश्व कम्युनिटी, आप जानते हैं विश्व को एक करना किसने किया है, वैश्वीकरण ने किया है। आपने देखा होगा अभी जंगलों में आग लगी तो पूरी दुनिया एक हो गई और उनको बचाने के लिए प्रयास करने लग गए। इससे पहले न्यूजीलैंड के देशों के आपातकाल का सामना किया, प्राकृतिक आपदा का सामना किया तो पूरी दुनिया उसके सहयोग में आ गई। नेपाल में जब भूकंप आया तो पूरी दुनिया सपोर्ट में आ गई। अंतरराष्ट्रीय धरातल पर कोई भी घटना घटने पर पूरी दुनिया एक हो जाती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया, अभी वर्तमान में ताइवान का मुद्दा चल रहा है, ताइवान का मुद्दा चल रहा है, हांगकांग का मुद्दा चल रहा है, हांगकांग का मुद्दा चल रहा है, ताइवान का मुद्दा चल रहा है। और ये दोनों मुद्दे क्या हैं, अपने सिलेबस में इसका हल्का सा पार्ट है, आपको समझना होगा। बेसिकली ताइवान पड़ोसी राष्ट्र है, चाइना का अपने पड़ोसियों से 8 पड़ोसियों से पंगा है। चाइना का अपनी सीमा से लगे हुए 8 पड़ोसियों से पंगा है और वह हर जगह सीमा विवाद में है। अब इसमें बड़े बड़े राष्ट्रों की बात करें, रसिया का एक बहुत बड़ा भाग चाइना कहता है कि ये मेरा है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा शक्ति संपन्न, और जो देश चाइना रसिया से सहायता लेता है उस पर की जमीन, उसकी जमीन पर भी ये दावा करता है। उसके बाद जापान, हम जानते हैं कि जापान एक शांति प्रिय देश है। इसने 1945 के बाद ये प्रण लिया था कि हम परमाणु संपन्नता की तरफ नहीं जाएंगे, हथियारों की होड़ में नहीं जाएंगे। 1950 में अमेरिका और जापान के मध्य सुरक्षा संधि हुई कि यदि जापान पर कोई हमला करता है तो अमेरिका हमारा साथ देगा, यदि अमेरिका पर कोई हमला करता है तो जापान साथ देगा। तो इस सुरक्षा संधि इनके बीच में थी। तो जापान की जमीन पर भी ये बहुत ज्यादा दावा करता है। फिर उसके बाद 8 पड़ोसी और हैं, जिसमें ताइवान है, हांगकांग है। ताइवान को तो ये कहता है कि ये मेरा ही हिस्सा है और ये अलग हो चुका है। अब ऐसे में भारत ने भी नई चाल चल दी है। यहाँ पर भारत ने ताइवान और तिब्बत दोनों को स्वायत्त राष्ट्र मानने की बात कर दी कि जब चीन आपके पे आ गया है तो हमें भी खुलकर मुद्दा उठाना चाहिए। भारत का मीडिया भी ये कर रहा है कि भारत की जो पॉलिसी मेकर है, स्ट्रेटेजी मेकर है, IAS लेवल के अधिकारी, उनका मानना है कि ताइवान और तिब्बत को इंडिविजुअल अलग से मान्यता हमें दे देनी चाहिए। ताइवान तो इंडिविजुअल है, उनके प्रधानमंत्री हैं, पूरी गवर्नमेंट है, पूरा स्ट्रक्चर है, एक प्रकार से देशी है। और तिब्बत की बात करें तो तिब्बत कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, हमारे सिलेबस में आया था 1950 में। इस पर अवैध कब्जा किसने कर लिया था? चीन ने कर लिया, और उस जमाने में हमने कुछ बोला ही नहीं। फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता चला गया। फिर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, हमने उसको सपोर्ट किया, चाइना ने इसका गलत मतलब निकाला, और फिर 62 का युद्ध हमने देखा। आज चीन का ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी जो चल रही है, वॉर डिप्लोमेसी जो चल रही है, वॉर स्ट्रेटजी जो चल रही है चाइना की, इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक था। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि चाइना को ऐसा लगा कि भारत कभी रिएक्शन नहीं करता, भारत कभी एक्शन नहीं करेगा। भारत के दिल में इतना बड़ा घाव है चाइना का, इतना बड़ा वॉर फोबियो है, इतना डर है कि यदि चाइना का नाम भारत की सेना सुनेगी, भारत की पॉलिसी मेकर सुनेंगे, तो वो सिर्फ डिफेंस मूड में रहेंगे और बैठ जाएंगे। क्योंकि 62 के बाद लगातार ऐसा ही होता रहा। जब भी चाइना ने कोई मूवमेंट किया, जब भी चाइना ने कोई प्लानिंग की,
जब भी चाइना एग्रेसिव हुआ तो हमारी जो पॉलिसी मेकर है, गवर्नमेंट है, हमारे जो सेना है, वो केवल डिफेंसिव मूड में आई और चाइना को रोकने के प्रयास करते रहे। चाइना अटैक करता रहा, हम डिफेंस में रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने खुलकर अटैक किया और चाइना ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा रिएक्शन भी आ सकता है, इतना जबरदस्त रिएक्शन भी आ सकता है कि दुनिया के महाशक्तिशाली 5 महाशक्तिशाली राष्ट्र उसके खिलाफ आ रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तिब्बत किससे जुड़ा हुआ था? भारत से जुड़ा हुआ था। फिर अलग अलग हुआ, पूरे क्षेत्रीय भारत के थे, लेकिन तिब्बत पर अधिग्रहण चीन ने कब किया? 1950 में। आज आप देखें तो ये सबसे बड़ा प्रभाव वैश्वीकरण का ही है। अमेरिका युद्ध में आ रहा है, ताइवान के पक्ष में आ रहा है, जापान आ रहा है। जापान ने हेल्प मांगी है भारत से कि आप हमें चीन से लड़ने के लिए हेल्प दो, और भारत ब्रह्मोस दे रहा है, मंगोलिया को हथियार दे रहा है। रसिया ने ये वादा किया है कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। पूरी दुनिया की ताकतें क्या हो गई है? एक हो रही है और अच्छाई बुराई की तरफ लड़ रही है, अच्छाई बुराई से लड़ रही है। तो विश्व को जोड़ने का जो काम किया है वो किसने किया है? वैश्वीकरण ने किया है, क्योंकि सबकी आवश्यकता क्या है? एक ही है। क्या है? सुरक्षा। फिर क्या है? डेवलपमेंट। ये तो दोनों ही चीजें एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, और पूरा विश्व कहीं ना कहीं विचारधाराओं पर आधारित हो गया है। फिर विचारों का आदान प्रदान, ये भी एक बड़ा मामला है। अगर इसमें एक चीज देखें तो आज दुनिया में अलग अलग प्रकार की राय पाई जाती है। पश्चिमी विचारधारा है, पूर्वी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, फासिस्टवादी है, मार्क्सवादी है, नेक्सलाइजेशन है। बहुत प्रकार की विचारधाराएं समाज में पाई जाती है। मोटी मोटी अगर देखें तो सबसे ज्यादा पश्चिम और पूर्वी विचारधारा पाई जाती है। पश्चिमी विचारधारा पूंजीवादी देशों की होती है, संपन्नता की तरफ जाते हैं, अधिकारों की तरफ जाते हैं और डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। साम्यवादी गरीबी मिटाने को जाते हैं, इतने कट्टरता में नहीं रहते, इतने डिपेंडेंट नहीं रहते, और ये इट इज सो स्लोली डेवलपमेंट बट स्टेबल डेवलपमेंट की तरफ ये जाते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान दुनिया में आज बहुत तगड़ा हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल्स ऐसे आ रहे हैं जो अमेरिका से चलते हैं, बहुत सारे सीरियल्स ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के हैं, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हम लोग देखते हैं। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय धरातल की विचारधारा से जोड़ती हैं और एक हमें नया ऊर्जावान विचार बनाने में हमें मदद करती हैं। वास्तव में विचार बनाने के पीछे कारण क्या है? हम बहुत सारी विचारधाराओं को देखते हैं, बहुत सारे सभ्यताओं को देखते हैं, संस्कृति को देखते हैं, उनमें से जो हमें पसंद आता है उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया है? एक कर दिया है। आप जानते हैं सबसे बड़ा सोशल मीडिया ही आज, और इसमें सबसे बड़ा नाम क्या है? फेसबुक, जिसका ऐड आज जोरों से चल रहा है। और अगर अपन देखें व्हाट्सएप है, वीचैट है, इंस्टा है, बहुत सारे सोशल मीडिया के समर्थक हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशियन, जापान, कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से आप एक सामान्य भाषा में बातचीत कर सकते हैं, आप उसके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। और सोशल मीडिया में इतनी जबरदस्त ताकत है कि ये पूरी दुनिया को एकजुट कर देता है। फिर सबसे बड़ी बात, कोई भी घटना कहीं पर भी हुई पूरी दुनिया में, इसके प्रभाव पूरे देश और पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसका नेगेटिव अप्रोच क्या है? आज आपने देखा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या खाड़ी देश, ऐसे देशों से फेसबुक अकाउंट ऑन किए हैं और वो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा दिखा रहा है कि भारत की सेनाओं को खाना नहीं मिल रहा है, भारत के पास हथियार नहीं है, भारत के लोग डरे हुए हैं, चाइना की सेना बहुत पावरफुल है। तो ये सारे इसके मिसयूज भी है। अगर हम देखें तो बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारे पेपर वर्क हैं या बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वास्तव में लीगल जानकारी नहीं देते, क्योंकि फेसबुक पे आप फेक आईडी बहुत आसानी से बना पाते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको जान ही नहीं पाता है। सोशल मीडिया में आने के लिए आपको कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार की कोई आईडी की जरूरत नहीं होती, और ये कुल मिला के बहुत सादा सिंपल कार्य यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ से आपके विचारों की अभिव्यक्ति होती है। सोशल मीडिया को हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो इसके ओपिनियन को जानती हैं, इसके ओपिनियन को देखती हैं कि समाज क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है, जनता का रुख क्या है। अभी भारत ने एक प्रकार से यूं कहा जाए फेसबुक पर आरोप लगाया भारत के लोगों ने कि भारत विरोधी एजेंडा कौन चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, जबकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे अकाउंट्स जो हमारे विरोधी देशों के हैं उन्होंने इस प्रकार का एजेंडा चला रखा है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, वैश्वीकरण का ही हमारे यहाँ क्या है, प्रभाव है। इसमें आगे देखें तो वैश्वीकरण का लोक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। लोक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा या प्रभाव पड़ा। लोक संस्कृति की बात करें तो इसमें लोकल संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, लोकल भाषा है, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट थी। आज हम देखें तो लोक संगीत की बात करें, गीतों की बात करें तो इसकी भाषा शैली बदल चुकी है, इसमें वेस्टर्न का तड़का आ गया है, या यूं कहें पॉप कल्चर इसमें आ गया है। पॉप कल्चर ने कहीं ना कहीं इसको क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है और डीजे से इसे जोड़ दिया गया है, लाउड साउंड से अगर जोड़ दिया गया है। अगर आप देखते हैं इस चीजों को, शास्त्रीय संगीत को यदि हम देखें तो पूरी दुनिया इसे मानती है और वास्तव में शास्त्रीय संगीत ही असली संगीत भी है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण आज हम लोग पूरी दुनिया के किसी भी कोने के गाने सुन सकते हैं, गीत सुन सकते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीख सकते हैं, और ये सारी चीज किसके कारण हुई है, वैश्वीकरण के कारण ही हुई है। प्रभाव की बात करते हैं, संगीत एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, यानी कि म्यूजिक सुनना अगर आपको पसंद है तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार आप नहीं रहेंगे, ऐसा साइंस भी कहती है। तो संगीत जो लोकल था उसको प्रदूषित कर दिया गया है वैश्वीकरण के जरिए। इसमें पॉप कल्चर आ गया है, रीमेक्स आ गया है और बहुत सी अलग अलग प्रकार की टून बनाकर इसे पेश कर दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के बारे में भी यही है कि कहीं ना कहीं लोकल जो गीत चलते थे, हमारा जो शास्त्रीय कल्चर था उसमें क्या आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो किसके कारण आया है, वैश्वीकरण के कारण ही आया है। फिर वैश्वीकरण के कारण हमारी बोलचाल की भाषा जो पहले सार में थी, तत्व आधारित थी, रस आधारित थी, इसमें बड़ा परिवर्तन आया और आज वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से फीलिंग्स नहीं है, एक प्रकार से प्रेम नहीं है, भावनाएं नहीं है, और भाषा सिर्फ क्या है, केवल संदेश वाहक का काम करने लग गए। तो वैश्वीकरण से लोक संस्कृति पर ज्यादा प्रभाव कौन सा पड़ा, नकारात्मक पड़ा। कौन सा प्रभाव पड़ा, नकारात्मक। सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, इसमें सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि जो लोक संस्कृति केवल कुछ ही लोगों तक जाती थी, केवल कुछ ही एरिया में सीमित होती थी, आज वो पूरी दुनिया में फैल रही है। जैसे हरियाणवी गाने की बात करें तो आज वो वर्ल्ड क्वालिटी के हो गए हैं, वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। राजस्थान के लोकगीतों की बात करें तो वो भी इतिहास का हिस्सा नहीं बनेंगे, पूरी दुनिया उसे जानती है। तो जो लोकल लैंग्वेज में जो गाने थे वो भी आज बड़ी इंडस्ट्रीज के रूप में बन रहे हैं। आपने देखा होगा पंजाब की खुद की अलग से एक इंडस्ट्रीज है, बिहारियों की खुद की अलग से इंडस्ट्रीज है जो फिल्म मेकिंग का कार्य करती हैं। साउथ इंडिया की मूवी जो मद्रास से आती है, चेन्नई से आती हैं, आपने देखा होगा अलग से उनकी एक बड़ी इंडस्ट्रीज है और वो बॉलीवुड को कंपेयर करने जा रही है। फिर वैश्वीकरण का किस पर प्रभाव पड़ा, लोक संस्कृति का प्रभाव है, लोक संस्कृति पर प्रभाव है। आज हम हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, जबकि आप जानते हैं हॉलीवुड अमेरिका से संबंधित है, और ये किसका प्रभाव है, वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। आज भारत के बॉलीवुड के गाने और मूवीज पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। बहुत सारे स्टार ऐसे हैं, बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनको भारत से ज्यादा बाहर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं लोक संस्कृति पर सीधा असर इसका हुआ है।